Hi everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वी हैव सीन अबाउट कि ETS क्या होता है और कैसे लाइट रिएक्शंस के अंदर ATP और NADPH जनरेट होते हैं. ठीक है, ये वो प्रोडक्ट है जिनको हम यूज़ करेंगे डार्क रिएक्शन के अंदर, राइट? और हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में डिस्कशन किया था. ठीक है, नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द जेड स्कीम. ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फोटो सिस्टम्स और आज हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम जो मैकेनिज्म है बेटा एटीपी के जनरेट होने का हम उसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा सेशन होने वाला है ये हमारा. बट कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार ये देख लेते हैं कि हमें अपने आप को इजीली ऐप के साथ जोड़ना कैसे है. ठीक है, सिंपल सी बात है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड. फोन नंबर डालने के बाद आप क्या कर देंगे बेटा, अपना वेरिफिकेशन करवा देंगे विद OTP नंबर के साथ. ठीक है, ये कुछ आपके सामने इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी फोन नंबर से. आप अपना जब OTP आपके पास आ जाएगा, आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा, तब आपके पास खुलेंगी ऐसे कुछ कोर्सेज खुलेंगे जिनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे नीट का कोर्स, साइंस का कोर्स. एंड एज वी आर एनरोलिंग अवर सेल्फ फॉर द प्रारंभ बैच, तो आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है. कौन सी? 11th क्लास. ठीक है, अब इस क्लास को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास खुलते हैं ये जो कोर्सेज हैं जिनकी हमें प्रेपरेशन करनी पड़ती है फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर नीट के लिए. तो इनका जो परचेजिंग अमाउंट है बेटा दैट इज 8,999 रुपीज़. बट हम क्या करेंगे, हम एक कूपन कोड को यूज कर लेंगे. क्या होगा बेटा वो कूपन कोड? उस कूपन कोड का नाम होगा फ्री इजीली. ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसे ही फ्री इजीली लिख देंगे तो आपके इस कोड को एंटर करते ही आपका ये जो पूरा का पूरा कोर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का दैट विल बी कंप्लीटली फ्री हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा. और इस कोर्स को परचेज करने के साथ, बिना किसी फीस के परचेज करने के साथ आपको क्या मिलेगी बेटा, इसमें DPP मिलेगी, आपको एनोटेटेड PPT मिलेंगी. मतलब जो जितनी भी वेल रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं वो आपको मिल रही हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. करना कुछ नहीं है, छोटा सा काम है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का चैप्टर, आज का हमारा जो डिस्कशन है. ठीक है, चैप्टर तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर ही चुके हैं. देखो हमने आज जो समझना है, वी विल डिस्कस अबाउट द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे. ऑलरेडी वी हैव डन विद द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दैट इज जेड स्कीम और हिल रिएक्शंस. ठीक है, उसमें हमने एक बार अप हिल मूवमेंट किया था इलेक्ट्रॉन्स का, एक बार डाउन हिल, फिर अप हिल, फिर डाउन हिल. ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी एक बार जल्दी से इसका हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं. ठीक है, बिना रिवीजन के तो बेटा बात बनती नहीं है, हम भूल जाते हैं कि हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशन में क्या किया था. और फिर भी आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इन जो कंसेप्ट्स हैं, ये जो चैप्टर है ना फोटोसिंथेसिस, हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट जो रियल मैंने इसके जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए हमें बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट को जानना जरूरी है. अगर किसी भी तरह से आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार प्रीवियस वीडियोस पे जाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से इस चैप्टर को देखेंगे ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो ये कौन सा साइक्लिक है बेटा, कौन सी फोटोफॉस्फोरिलेशन है, दैट इज नॉन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक का मतलब ये है यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स की वापसी नहीं हो रही है जहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं. मतलब मैंने आपको ये बोला था, एक बच्चा ऐसा है जो क्या करता है बेटा, घर से अगर एक बार निकल गया ना वो वापस नहीं आएगा, राइट? बट साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के अंदर हम समझेंगे कि जो बच्चा है वो घर जाता है, घर से बाहर जाता है, फिर वापस घर में आ जाता है. ठीक है, तो नॉन साइक्लिक क्या है, ये हिल्स के ऊपर ही चलता रहता है. मतलब कहने का ये जिग जैग मूवमेंट शो होती रहती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, जेड स्कीम. ठीक है, जल्दी से एक बार जेड स्कीम को अपने रिवाइज करते हैं. और इसके अंदर हमने ये देखा था
देखो इसके अंदर हमने ये देखा था कि फोटो सिस्टम होते, आई होप अब आपको फोटो सिस्टम के बारे में पता है। फोटो सिस्टम क्या होते हैं बेटा, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे पिगमेंट्स का क्लस्टर है, राइट। पिगमेंट्स का जो क्लस्टर है, हमने देखा कि इनके पास दो सेंटर्स होते हैं, एक तो होता है रिएक्शन सेंटर, एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और जो एंटीना की तरह काम करता है, राइट। व्हाट इज रिएक्शन सेंटर में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो दो वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज वन इज एट 700 नैनोमीटर एंड अनदर इज एट 680 नैनोमीटर। और जो पहले डिस्कवर हुआ उसको हम बोल रहे हैं बेटा PS1, ठीक है। तो ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, P700 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो PS2 है उसका जो रिएक्शन सेंटर है, उसकी जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो इसीलिए इसका नाम हमने रखा हुआ है P680, ठीक है। ये है बेटा दो रिएक्शन सेंटर। कहाँ प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट। ये चीज हमें पता है। PS2 थोड़ा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ धंसा होता है और PS1 थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और हमने ये भी समझा था कि जो स्ट्रोमा लैमेली है उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ PS1 प्रेजेंट होगा, बट जो थाइलाकॉइड की ग्राना थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर दोनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतनी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने ये समझा था कि लाइट जो फोटो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर क्या करती है बेटा, उनका काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो जब लाइट के फोटोन्स क्या होते हैं, लाइट जब फॉल करती है किसी भी पिगमेंट सिस्टम फोटो सिस्टम के ऊपर तो क्या करते हैं वो, देखो ये है बेटा हमारे सामने PS2, ठीक है। PS2 के ऊपर लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, PS2 के ऊपर लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, जिसकी वजह से जब फोटोन्स मिलेंगे, है ना, क्या मिलेंगे, फोटोन्स मिल रहे हैं, लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और दे मूव फ्रॉम लो एनर्जी टू हायर एनर्जी। हमने ये भी समझा था कि अगर हम इस फोटो सिस्टम्स को अगर हम रिडॉक्स पोटेंशियल पे अगर हम समझें तो जो इलेक्ट्रॉन्स एट द लो पोटेंशियल, उनकी मतलब जो पिगमेंट है उनकी टेंडेंसी के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, अगर वो लो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पर है, ठीक है। लो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाले जो पिगमेंट्स है वो लाइट को इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और किसको दे देते हैं, अपने से हायर पोटेंशियल वाले पिगमेंट्स को। तो PS2 के जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं ड्यू टू द लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके रिलीज होते हैं, तो ये यहां से रिलीज होकर अपर शेल में जाते हैं, ठीक है। यहां पे एक्साइटेड स्टेट में इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए देयर इज वन एक्सेप्टर, ठीक है, जिसको हमने बोला था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इस केस में मैंने आपको बताया था क्या होगा, फियोफाइटिन। क्या होगा बेटा, फियोफाइटिन, दिस विल बी फियोफाइटिन, ठीक है। फियोफाइटिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, किसको दे देगा, दैट इज फियोफाइटिन इज एट लो रिडॉक्स पोटेंशियल, इट विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। इसने किसको दे दिया बेटा, प्लास्टोक्विनोन को। अब प्लास्टोक्विनोन भी ये कहता है कि मैं भी मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहता, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन कर देगा साइटोक्रोम B6 को। हालांकि जो प्लास्टोक्विनोन है दैट इज एक तरह से प्रोटॉन कैरियर भी है, हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में हाउ इट इज अ प्रोटॉन कैरियर, ठीक है। मैं इसके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज अ प्रोटॉन कैरियर ऑल्सो, ठीक है। तो ये प्रोटॉन कैरियर का भी काम करता है, मतलब बाहर स्ट्रोमा से जो प्रोटॉन्स है वो अंदर की तरफ पुश करेगा, वो अभी हम थोड़ी सी देर में समझने वाले हैं। प्लास्टोक्विनोन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए बेटा, साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6 ने साइटोक्रोम F को दिए और इसी स्टेज पे ATP का जनरेशन भी हमारे पास हो जाता है, ठीक है। साइटोक्रोम B6F ने किसको दिए बेटा, प्लास्टोसायनिन को। तो इसको हम कैसे याद करते हैं, PQCP, इसको हमने याद किया था, PQ प्लास्टोक्विनोन टू साइटोक्रोम B6F देन प्लास्टोसायनिन। तो ये जो सीरीज है फियोफाइटिन से शुरू होती है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, PS2 पे लाइट फॉल करी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है बेटा, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ने आगे आगे ट्रांसफर कर दी, ये एक बार ये जो जा रहा है दिस इज व्हाट अपहिल, अपहिल।
अब ये नीचे आ रही है पूरी, ये ETS है पूरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो चेन है, राइट। दिस इज डाउन हिल, ये है हिल के नीचे जाना, राइट। ओके, अब प्लास्टोसाइनिन के पास जब इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास नहीं रखता है, वो आगे अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, PS1 को। अब PS1 के खुद के ऊपर भी लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, दैट इज ऑल्सो अ पिगमेंट, राइट। तो लाइट एनर्जी के फॉल होने से इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, एक्साइट हो जाते हैं। और यहां पे एक्सेप्टर कौन बैठा है, FRS। दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1, राइट। FRS ने ले लिए, FRS ने फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन कर दिए और यहां से ये एक एंजाइम है दैट इज फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये क्या करेगा, NAD+ को NADPH के अंदर रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आप देख लो NADPH भी जनरेट होगा और हमारे पास ATP भी जनरेट होगी, राइट। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस पूरी की पूरी स्कीम को बोलते हैं जेट स्कीम और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और एज इट वाज गिवन बाय हिल तो इनको हम हिल्स रिएक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझना। देखो, हमने ये बोला इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, मैंने अपनी पिछली डिस्कशन में ये बोला था जब इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के निकल जाते हैं, तब ये इतना मतलब वो है कि बेचैन है कि मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से वापस ला के दो। इसके पास होगी बड़े इलेक्ट्रॉन्स की कमी, ठीक है। अब इस कमी को पूरा करना है, अगर इस कमी को पूरा नहीं करेंगे तो ये पूरा सिस्टम नहीं चलेगा, पूरी जो स्कीम है वो नहीं वर्क करेगी। उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे होता है बेटा, अभी हम समझेंगे, यहाँ पे चल रही है वाटर की स्प्लिटिंग। वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट है वो है ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन, राइट। ओके, अब देखो एक चीज समझना, ये जो हमारा पूरा वाटर का जो स्प्लिटिंग है, वाटर की जो स्प्लिटिंग है, ये जो सारा हमारा रिएक्शन दैट इज क्वांटम रिक्वायरमेंट, मतलब कितने फोटॉन्स हमें चाहिए, हमें इस पूरे सिस्टम के अंदर कितने फोटॉन्स चाहिए, फोटॉन्स को बोलते हैं बेटा क्वांटम, दैट इज क्वांटम रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखो, अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास आता है बेटा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। दैट इज हमारे पास आते हैं बेटा, हाँ, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन आती है 1 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से। बट अगर मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करूं, 2 वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करती हूं तो मेरे पास आते हैं बेटा कितने, 4 प्रोटॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मैंने क्या लिखा, 4 प्रोटॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सही मैंने में रिएक्शन है ये, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकेज से, स्प्लिटिंग से मुझे मिलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन्स, ठीक है। और पूरे इस फोटो सिस्टम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑफ 8 प्रोटॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कैसे, देखो, 4 इलेक्ट्रॉन के लूज होने का मतलब ये है कि इनके ऊपर, मतलब वी नीड हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल, वी नीड 2 वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हाउ, देखो इस बारे में हमें क्वांटम रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी जो हमारे साइंटिस्ट थे, देखो NCERT सीधा लिखती है टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वी नीड 8 फोटॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके एक मॉलिक्यूल जनरेट होगा बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए हाउ तो हम समझते हैं, एक बार क्वांटम रिक्वायरमेंट को समझते हैं बेटा। क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हमें कितने, मतलब क्वांटम का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ लाइट, मतलब पैकेट्स ऑफ लाइट का मतलब हम बोलते हैं उनको
फोटॉन्स बोलते हैं अगर, तो फोटॉन्स हमें चाहिए रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कितने फोटॉन्स चाहिए हमें चाहिए बेटा 8 फोटॉन्स एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाने के लिए। हाउ, देखो जब एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट कर रहा है तब हमारे पास कितने जनरेट हो रहे हैं, 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, ठीक है। एक और वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट हुआ तब भी हमारे पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज जनरेटेड, ठीक है। दैट मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से हमारे पास आएंगे बेटा 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, वाटर स्प्लिटिंग से 4 प्रोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स जब इसके ऊपर फॉल करेंगे PS2 पे, इट विल लूज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके इलेक्ट्रॉन की भरपाई किसने कर दी, इसके इलेक्ट्रॉन की भरपाई कर दी इस वाटर स्प्लिटिंग ने, ठीक है। एक वाटर स्प्लिटिंग से क्या हुआ, कितने मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन्स जनरेट हुए, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, ठीक है, और 4 प्रोटॉन्स यहाँ से ल्यूमेन में आ जाएंगे। इस बात को भी हम अभी समझने वाले हैं क्योंकि हम बेस बना रहे हैं बेटा केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस का, ठीक है। अब ये जो 4 प्रोटॉन्स हैं ये हम देखेंगे अभी, ये तो आ जाएंगे बेटा ल्यूमेन के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन, अब इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे इसकी भरपाई किसने कर दी, PS2 ने, PS2 के पास इलेक्ट्रॉन वाटर स्प्लिटिंग से कंप्लीट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो रहे हैं वो वापस जा रहे हैं PS1 के पास, PS1 के पास भी कितने आ गए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब ये भी अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या पड़ रही है, लाइट एनर्जी, तो इसके पास भी कितने फोटॉन्स चाहिए, 4 फोटॉन्स, ठीक है। तो 4 फोटॉन्स की जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है, 4 फोटॉन्स की लाइट PS2 के ऊपर PS1 के ऊपर, तो टोटल मिला के हमारे पास हो जाते हैं बेटा 8 फोटॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, 8 फोटॉन्स। तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को जनरेट करने के लिए हमें चाहिए बेटा 8 फोटॉन्स, 4 फॉर PS2 4 फॉर PS1। तो इस चीज को याद रखेंगे किस तरह से जो वाटर स्प्लिटिंग है, हाउ इट इज हेल्पिंग द PS2 टू compensate for its loss electron. These electrons are given to PS1. PS1 भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके पास भी कमी हो जाएगी, बट इसको कौन दे रहा है, इसको ATS के थ्रू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मेंटेन रहती है, ठीक है। और अब ये सारा जो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है कौन मेंटेन कर रहा है, दैट इज मेंटेन्ड बाय दिस वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है। आई होप इतनी सी बात हमें क्लियर है। अब हम ये समझ रहे हैं कि हमने ये देखा लाइट रिएक्शंस के अंदर, या ये जो जेट स्कीम हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर ATP का जनरेशन होता है और NADPH का जनरेशन होता है, ठीक है। आज का जो हमारा डिस्कशन है हम ये समझेंगे हाउ, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ ATP। बट उससे पहले एक बार हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और समझ लें। ये कौन सी है बेटा, हमने ये समझा कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, सबसे पहले ये देखो केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस को हम समझेंगे अभी, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके से ATP जनरेट हो रही है, एक हमने समझा बेटा जेट स्कीम, अब दूसरी हम समझने जा रहे हैं, दैट इज लेट अस चेक इट फ्रॉम NCERT ऑल्सो। एक बार देखते हैं, देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास, नॉन साइक्लिंग हम समझ चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास बेटा कैपेबिलिटी होती है एक्सट्रैक्ट करने की एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से, ठीक है, एंड स्टोरिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से लाइट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके उसको स्टोर कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में। कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस जैसे कि ATP हम क्यों बोलते हैं एनर्जी करेंसी है बेटा, ATP के अंदर ना उसके केमिकल जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर एनर्जी रहती है, राइट। वो प्रोसेस थ्रू विच द ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स। देखो ATP सिंथेसिस कहाँ चलती है, ATP सिंथेसिस चलती है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ATP बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, दैट इज फॉस्फोरिलेशन। अब जो फोटोफॉस्फोरिलेशन का, चलो एक बार ये समझते हैं, फॉस्फोरिलेशन को फिर से समझते हैं। देखो बेसिकली क्या है, केमी ऑस्मोसिस थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं आज, बट
उसका जो पर्पस क्या है, दैट इज वी विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी बनने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन। अब हमें पता है जो फॉस्फोरिलेशन है ये कहाँ कहाँ चलता है? इन क्लोरोप्लास्ट and in माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो एटीपी जनरेशन का प्रोसेस है ये चलता है। अब जो एटीपी सिंथेसिस है इट इज ऑफ 3 टाइप्स। एक जो होती है बेटा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इसका मतलब है दिस इज द डायरेक्ट मेथड। ये क्या है बेटा? डायरेक्ट मेथड है किसका? एटीपी बनवाने का। इसकी हम सिंथेसिस देखेंगे किसके अंदर? ग्लाइकोलाइसिस जब हम पढ़ेंगे ना, रेस्पिरेशन, देन वी विल सी। दूसरी होती है बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये देखने वाले हैं जो लाइट रिएक्शंस के अंदर एटीपी बनती है, दैट इज द फोटोफॉस्फोरिलेशन। लाइट रिएक्शन, लाइट को यूज करके कहाँ होती है ये? दैट इज इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर we will see that this photophosphorylation occur। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर OPE ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अक्कर, और ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास क्या बनती है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। इसकी फुल फॉर्म है बेटा सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो ये एटीपी सिंथेसिस का मैकेनिज्म समझने वाले हैं। ओके, आगे आ जाओ। नाउ सी, व्हेन द 2 फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, जब दोनों फोटो सिस्टम एक सीरीज में काम करते हैं, पहला PS2 देन PS1 जो हमने अभी भी देखा, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला बेटा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर। मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड 2 टाइप्स की, एक नॉन साइक्लिक, एक साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का नाम है बेटा जेड स्कीम, जेड, ठीक है। साइक्लिक दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। दोनों फोटो सिस्टम कनेक्टेड होते हैं थ्रू एन ETS, थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसा कि हम अर्लियर देख चुके हैं किसके अंदर? जेड स्कीम के अंदर, राइट? ओके। Both ATP and NADPH plus protons are synthesized by this kind of electron flow। बहुत इजीली अब आप समझ सकते हैं ये जो सारा प्रोसेस हमने समझाया ये क्या है? दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। लाइट एनर्जी के कारण ATP जनरेट हो रहा है, NADPH जनरेट हो रहा है और साथ में प्रोटॉन्स बन रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे पूरा सिस्टम में डाउनहिल क्या चल रहा है? ATC चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है। नॉन साइक्लिक के अंदर दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, वट एवर वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इज रिटन एंड दीज आर द NCERT लाइन्स, राइट। तो दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो से हमारे पास ATP, NADPH और प्रोटॉन्स जनरेट हो गए। एक बार फिर से देख लो, सिंथेसिस ऑफ ATP बाय सेल्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को हमने क्या बोला बेटा? फॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? It is the synthesis of ATP and NADPH2 in the presence of ATP from ADP in chloroplast in the presence of light। 2 तरीके, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक। बहुत सिंपल वे में समझो क्या हुआ? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसका बेटा? PS2 का। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिए, ट्रांसफर कर दिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चेन कहां पर? PS1 के पास। PS1 ने भी इलेक्ट्रॉन को रखा नहीं अपने पास, उन्होंने भी क्या कर दिया? लूज कर दिया। मतलब पासिंग द पार्सल गेम चल रहा है, समझ रहे हो? पासिंग द पार्सल, मैं नहीं रखूंगा इलेक्ट्रॉन, आगे आगे पास करता जाऊंगा, राइट। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन लूज हुए
तो किसने उसकी भरपाई की? वाटर की स्प्लिटिंग ने। ओके, लाइट दोनों के ऊपर फॉल कर रही है। इसके PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, प्राइमरी जो इनका रिसेप्टर था FRS उसने लिए, क्या कर दिया? NADP को रिड्यूस कर दिया NADPH ने, और जब ये ATS चल रहा था तब हमारे पास ATP जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब ये ATP कैसे जनरेट होती है वो हमें आज समझना है। ओके, आगे देखो। अब देखो, जब ओनली PS1 फंक्शनल हो, कहाँ है प्रेजेंट? PS1 इज प्रेजेंट ऑन द स्ट्रोमा लेमेली। जब ओनली PS1 इज फंक्शनल, देन इलेक्ट्रॉन जो है विद इन द फोटो सिस्टम ही सर्कुलेट होते रहते हैं एंड द फॉस्फोरिलेशन अकर्स ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ होता है बेटा? अ पॉसिबल लोकेशन वेयर ये जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है कहाँ चलेगा? जहाँ PS1 मिलेगा। PS1 कहाँ मिलेगा? जहाँ क्या होंगे? स्ट्रोमा लेमेली में। ठीक है, स्ट्रोमा लेमेली में। और while the membrane or lamellae of the grana have both PS1 and PS2. For your reference, let me show you once. एक बार एक, अभी हम इसको भी यूज करेंगे। देखो, ये एक हमारे पास ये क्या है बेटा? दिस इज थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और हमें पता है ये इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे देखो PS2 PS1 दोनों प्रेजेंट है। बट इनको जो जोड़ने वाले यहाँ पे जो स्ट्रोमा के अंदर जो थाइलाकॉइड्स हैं, स्ट्रोमा के अंदर जो थाइलाकॉइड्स हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है? उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ PS1 प्रेजेंट है। ठीक है, देयर इज ओनली PS1, देयर इज ओनली PS1। और ये जो PS1 है, ये जो PS1 है, ये जो PS1 है, that is involved in cyclic, that is involved in cyclic phosphorylation। ठीक है, cyclic phosphorylation के अंदर ये इन्वॉल्व है। तो क्या होगा बेटा साइक्लिक? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे PS1 के, FRS के पास जाएंगे, बट वापसी अपने घर को लौट आएंगे, मतलब PS1 के पास फिर से वापस आ जाएंगे। ठीक है, देखो स्ट्रोमा लेमेली की जो एक सेकेंड, हाँ देखो हमारे पास बेटा क्या सीन है, एक सेकेंड यहाँ से एक बार आपको फिर से दिखा दूं मैं, ताकि किसी भी तरह का हमारे पास कंफ्यूजन ना रहे, किसी भी तरह का हमारे पास कंफ्यूजन ना रहे। देखो हमारे पास क्या है बेटा, ये मान लो पूरा एक क्लोरोप्लास्ट है, ये इसके अंदर, सॉरी ये इसके अंदर बेटा, एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड, ये क्या है बेटा, ये पूरा एक हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, दिस इज वन थाइला क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, थाइलाकॉइड्स है। ये भी क्या थे बेटा हमारे पास, थाइलाकॉइड्स थे। इनको हमने क्या बोला था, ग्रेना, और इनको जोड़ने वाले ये क्या थे बेटा, स्ट्रोमा लेमेली। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ध्यान से समझ लो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड की, ठीक है, इनके पास तो क्या है बेटा, दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पे PS2 भी प्रेजेंट है, PS1 भी प्रेजेंट है, बट इस जगह पर ओनली एंड ओनली PS1 इज प्रेजेंट। देयर इज ओनली PS1 इज प्रेजेंट, दिस इज PS1। ये कौन सा लेमेली है, दैट इज स्ट्रोमा लेमेली। ठीक है, ये क्या है बेटा, दिस इज ग्रेना थाइलाकॉइड, दिस इज ग्रैनल थाइलाकॉइड, राइट। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, स्ट्रोमा लेमेली की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सिर्फ PS1 प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है। चलो एंजाइम को थोड़ा सा हम कलर करेंगे, डिफरेंट कलर देंगे। हाँ, एंजाइम जो प्रेजेंट है दैट इज NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। ठीक है, ये वाली कंडीशन है बेटा। साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो सिर्फ यहाँ पे चलेगा, ध्यान रखना,
बट जहां PS2 PS1 है, दिस इज PS2, दिस इज PS1। थाइलाकॉइड, ग्रैनुल थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे दोनों प्रेजेंट हैं, बट स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर सिर्फ PS1 और NADP रिडक्टेज है। तो इसका मतलब जो जेड स्कीम है वो तो चलती है बेटा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, ठीक है, वो कहाँ चलेगी? स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर। ध्यान से देखो इस लाइन को, व्हाट डज इट से? स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन लैक्स PS2 as well as NADP reductase enzyme। ना तो NADP reductase होता है, ना ही PS2 stroma lamelli lacks PS2 as well as NADP reductase enzyme। Excited electron does not pass on to the NADP plus। देखो स्ट्रोमा लैमेली के पास, हाँ सॉरी ये बेटा हमने गलत कर दिया, इसको हमने गलत कर दिया, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं है, स्ट्रोमा में नहीं है, ठीक है, ये इधर है बेटा, इधर एसोसिएटेड होगा, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के पास, इट इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो इट इज नॉट प्रेजेंट हियर, यहाँ पे नहीं है बेटा ये, ठीक है, इट इज नॉट हियर। तो स्ट्रोमा लैमेली की जो मेम्ब्रेन है दैट लैक्स, स्ट्रोमा लैमेली की जो मेम्ब्रेन है उसके पास ना तो PS2 है ना ही NADP रिडक्टेज है। दोनों चीजें कहाँ प्रेजेंट है? ग्राना थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। तो पॉसिबल लोकेशन कहाँ पे हो रही है बेटा? ये स्ट्रोमा लैमेली के अंदर हो रहा है सारा का सारा। कौन? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। एक सेकेंड बेटा, वेयर वी हैव कम, let me check। हाँ यस, यहाँ आ जाओ बेटा। क्या हो रहा है यहाँ पर? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम समझ रहे हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या होगा? इट अकर्स इन द स्ट्रोमा लैमेली जब ओनली PS1 इज फंक्शनल, ओनली PS1 फंक्शनल है। इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होता है विद इन द फोटो सिस्टम एंड ATP सिंथेसिस अकर ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो PS1 दैट मीन्स क्लोरोफिल, A जो है दैट विल अब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ P700, ठीक है। लाइट फॉल की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, किसके पास गए? FRS के पास। FRS ने खुद नहीं रखे इलेक्ट्रॉन, उसने आगे दे दिए। वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कौन सा? PQCP, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, देन प्लास्टोसाइनिन से होते हुए फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? दे हैव कम बैक टू PS1, ठीक है। चलो एक बार हम ये बनाते हैं, हाँ देखो एक बार अब समझेंगे PS1 को। अब मैं सिर्फ बना रही हूं बेटा, व्हाट आई एम मेकिंग, आई एम जस्ट मेकिंग द स्ट्रोमा लैमेली। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पे प्रेजेंट है PS2, बट अब मैं किसकी बात करने वाली हूं आपके साथ? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस PS1। यहां पे है बेटा थोड़ा सा आउटर की तरफ PS1, ठीक है। दिस इज PS1। PS1 के ऊपर लाइट फॉल की, ठीक है, लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, दिस इज लाइट एनर्जी, ठीक है। क्या होगा? क्या होगा? लाइट एनर्जी के फॉल होने से इसके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पहला कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, किसने ले लिए बेटा? FRS ने, ठीक है। FRS से अब ये वापस यहाँ पे NADP रिडक्टेज नहीं है, ये जाएंगे बेटा प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन से वापस आ जाएंगे कहाँ पर? फिर से आ जाएंगे बेटा ये PS1 के पास, ठीक है। दिस इज साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, राइट, ओके। और यहाँ क्या है बेटा? PS2 भी है और PS1 भी है। यहाँ से क्या हुआ था? देखो ध्यान से, यहाँ हमने ये समझा हुआ है कि इसके जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो फियोफाइटिन,
फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, फिर वो PS1 के पास चले गए थे। ठीक है, तो अब क्या सीन हुआ, अब जब PS1 के पास जाएंगे ये सारे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो बैठे हैं वो सारे इस मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो ये NADPH के पास ना जाकर कहाँ आ जाएंगे बेटा, PQ साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइनिन से होते हुए वापस PS1 के पास आ जाएंगे। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चलते PS1 के पास आते हैं यहाँ पे, तो PS1 के पास नॉन साइक्लिक के अंदर क्या हो जाता है, NADP प्लस से NADPH बन रहा था। ठीक है, ये वाली चीज थी नॉन साइक्लिक, और ये ऊपर वाला जो चल रहा है दैट इज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। आई होप हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलो अब आगे देखो। हाँ, साइक्लिक फ्लो, देखो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वो वाले बच्चे हैं जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर भले ही NADP प्लस को रिड्यूस नहीं करके आ रहे हैं, बट क्या हो रहे हैं बेटा, वो वापस से साइकिल्ड बैक वापस अपने घर आ जाते हैं PS1 कॉम्प्लेक्स के पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, चलो साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, बट कहीं भी NADPH नहीं बना। देखो ये जो प्रोसेस हमने किया, इस प्रोसेस के थ्रू जस्ट यहाँ पे क्या जनरेट होगा बेटा, जस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी आपकी ATP। यहाँ पे सिर्फ इस प्रोसेस के अंदर ATP जनरेट हो रही है साइक्लिक के अंदर, बट नॉन साइक्लिक में NADPH भी बन रहा था और यहाँ पर ATP भी बन रही थी, राइट। तो ये फर्क है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर। ठीक है, ये जेट स्कीम हम देख चुके हैं। देन हम देख चुके हैं बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब आप आई होप समझ गए होंगे PS1 कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लमेली, स्ट्रोमा लमेली पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, वापस आ जाते हैं थ्रू ETS, राइट। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ किसका जनरेशन हुआ, ATP का। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू NADP प्लस, बट क्या करेंगे बेटा, वापस अपने घर आ जाएंगे। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आल्सो अकर ओनली व्हेन वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल। PS1 कब वर्क करेगा, जब 680 के बाद की वेवलेंथ मतलब 700 नैनोमीटर की जब वेवलेंथ मिलेगी तभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, और उसमें सिर्फ ATP बनेगी, NADP नहीं बनेगा। ठीक है, लेट अस नाउ ट्राई एक्चुअली हाउ ATP इज सिंथेसाइज्ड। अब बात हो रही है बेटा केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस की। ठीक है, इन द क्लोरोप्लास्ट। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझने के लिए, मतलब ATP के सिंथेसिस को समझने के लिए इस मैकेनिज्म को प्रपोज किया गया, दैट इज व्हाई इट इज हाइपोथेसिस। पर जब बहुत सालों तक कोई हाइपोथेसिस चलता रहता है तो वो क्या बन जाता है, थ्योरी। तो अब हम इसको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बजाय थ्योरी भी बोल सकते हैं। अब ये बात कह रहे हैं कि लाइक इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर जैसे ATP बनी थी वैसे ही ATP फोटोसिंथेसिस के अंदर भी बनती है। ठीक है, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो अब आते बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, दैट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। जैसे कि रेस्पिरेशन के अंदर हमने ये देखा कि ATP जनरेट होती है, ठीक है, ऐसे ही ATP जनरेट होगी फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब ये जो दोनों फोटोसिंथेसिस हो या चाहे रेस्पिरेशन हो, ATP सिंथेसिस का जो बनना दैट इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, हमें चाहिए बेटा एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जिसको हम समझेंगे अभी। व्हाट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स चाहिए बेटा हमें फॉर ATP सिंथेसिस। व्हाट वी वांट प्रोटॉन, वी वांट, एक सेकेंड, यस, हमें क्या चाहिए बेटा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स फॉर ATP सिंथेसिस, फॉर ATP सिंथेसिस।
ठीक है, क्या होता है बेटा इसके अंदर प्रोटॉन मोटिव फोर्स में क्या होगा, हमारे पास होना चाहिए एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट, ठीक है, देन हमारे पास पीएच ग्रेडियंट, और या हमारे पास होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है, ये तीन बातें हमें चाहिए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का पर्पस क्या है, ध्यान से देखेंगे, टू एक्सप्लेन द एटीपी सिंथेसिस का मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा बेटा, फोटोफॉस्फोरिलेशन। हमने समझा कि जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर हमारे पास एटीपी जनरेट होती है, बट हाउ दिस एटीपी इज जनरेट, नाउ दिस इज अवर कंसर्न, जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, राइट। देखो ये क्या है बेटा, ये क्या है, एक सेकेंड, लेट मी टेक दिस विद, ठीक है, यही ठीक है, ओके। हाँ, ये क्या है बेटा, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, किसकी आउटर मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड की। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है बेटा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, दिस इज इंटर मेम्ब्रेनस, दिस इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। ये दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है बेटा, थाइलाकॉइड का। और हम क्या समझने जा रहे हैं, हम अभी समझने जा रहे हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। देखो हमने ही समझा हुआ है कि ये कौन सा है बेटा, दिस इज PS2, जो थोड़ा सा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और जो PS1 है दैट इज मेम्ब्रेन के थोड़ा आउटर की तरफ होता है, राइट। और इसी तरफ ही हमें पता है NADP रिडक्टेज है, ये स्ट्रोमा लैमेलिया, इसको अभी हम एक बार के लिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, हम एक बार इसको इरेज कर रहे हैं, बिकॉज व्हाई आई एम इरेजिंग दिस, क्योंकि केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए बेटा एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम एक बार बेस बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है NADP रिडक्टेज, ठीक है, चलो यहीं पे, और PS2 के पास दिस इज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठहरो इसको हम एक सेकेंड, इसको हम, ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है बीच में ये जो बना है, और इसके पास बेटा एक कॉम्प्लेक्स है, ये कौन सी साइड है, दिस इज ऑल ल्यूमेन, दिस इज ल्यूमेन, दिस इज ल्यूमेन, और ये है बेटा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, ओके। यहाँ पे ना एक कॉम्प्लेक्स होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ये हमारे पास इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, राइट, ये हमारे पास है ल्यूमेन, ठीक है, ये सारी पोजीशन है। यहाँ पे बेटा एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, दैट इज एक सेकेंड, दैट इज OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, हमारे पास है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होता है बेटा, वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से क्या बनते हैं हमारे पास, हमने समझा 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन, ऐसा मान लो। अभी हम चलो काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, अभी हम सिंपल ये लिख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, राइट। NADP रिडक्टेज है इस तरफ, और यहाँ पे NADP प्लस को रिड्यूस करके क्या बनाया जा रहा है, NADPH प्लस H1। तो यहाँ पे क्या इकट्ठे हो रहे हैं बेटा, प्रोटॉन्स, NADPH के रिडक्शन में यूज हो रहे हैं बल्कि प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अब एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास अब कंडीशन क्या है, इस वाटर स्प्लिटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो दे दिए जाते हैं बेटा PS2 को, ठीक है, बट यहाँ ल्यूमेन के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स
प्रोटॉन्स का जो कंसंट्रेशन है इन द ल्यूमेन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, ऑलरेडी इसके पास बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, अब बहुत सारे तो इसके पास तो बढ़ते जा रहे हैं बेटा, मतलब अमीरी है, इसकी अमीरी बढ़ती जा रही है, और इसके पास प्रोटॉन्स रिड्यूस होते जा रहे हैं, इसके पास है डिक्रीज्ड। गरीबी, इसकी गरीबी बढ़ती जा रही है, इसकी अमीरी बढ़ती जा रही है प्रोटॉन्स के मामले में, राइट। ओके, तो ये कंडीशन किसके अंदर है बेटा? स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कम है, ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसी को ही तो हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखो यहां हमने समझा था कि इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां जाएंगे बेटा? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से मैंने आपको बताया था PQ के पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन कैसा है बेटा? इट इज अ प्रोटॉन कैरियर। ठीक है, तो फियोफाइटिन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है, एनसीईआरटी लिखती है अपने पास जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ने इलेक्ट्रॉन जो लिए, उसने अपने इलेक्ट्रॉन आगे एक प्रोटॉन कैरियर को दे दिए। ठीक है, और वो प्रोटॉन कैरियर क्या है? यहां से प्रोटॉन कैरियर है, ये क्या करता है? यहां से बनाता है बेटा PQH2 और ठहरो, इसको थोड़ा सा अपने एकदम क्लीन कर दे, एक सेकेंड देना बेटा। हाँ, इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम यहाँ पे बना रहे हैं प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। ये क्या करता है बेटा? यहाँ पे अपने प्रोटॉन लाके छोड़ देता है और इलेक्ट्रॉन्स के बाद इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने किसको? इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम B6F को, और वापस ये यहाँ से PQH2 से प्रोटॉन लाके ल्यूमेन के अंदर छोड़ दिए, वापस क्या बन गया? PQ, और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए बेटा? साइटोक्रोम B6F को। ये थोड़ा सा क्या है, इसको यहाँ से स्ट्रोमा से प्रोटॉन मिलते हैं, लालची किस्म का है, उठाता है यहाँ से और लाके अंदर की तरफ पुश कर देता है। ठीक है, मतलब ले तो लेता है बट इसको पसंद नहीं आते, तो ये क्या करता है? बाहर ल्यूमन की तरफ अपने प्रोटॉन्स को फेंक देता है, और इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है बेटा? दिस साइटोक्रोम B6F। तो हु इज प्रोटॉन कैरियर हियर? दैट इज PQ। साइटोक्रोम B6F ने आगे अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए किसको? प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन ने दे दिए बेटा PS1 को। PS1 ने आगे आपको पता है FRS, और वो इलेक्ट्रॉन को देकर क्या कर देगा? NADP को रिड्यूस करा देगा। इधर साइमल्टेनियसली वाटर की स्प्लिटिंग चल रही है। तो अब कंडीशन क्या आ गई? प्रोटॉन्स जो है इधर बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ NADP बनाने में प्रोटॉन्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रोमा के अंदर से हर कोई लेने को तैयार है बेटा, प्रोटॉन मतलब कम करता जा रहा है। इधर से देखो PQ ने ले लिए प्रोटॉन्स, इधर से NADP ने ले लिए, बट ल्यूमन के अंदर हर कोई भरने को तैयार है, जैसे अपना जो सारा सामान ला के यहीं पे फेंकते जा रहे हैं। तो PQ ने भी अपने लाके प्रोटॉन्स यहाँ पे फेंक दिए। ठीक है, तो इस पूरे के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे के अंदर क्या हो रहा है बेटा? ये वाला जो प्रोसेस है, और यहाँ पे जो प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक सेकेंड, हाँ, जिसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो कितने सारे प्रोटॉन्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए, और यहाँ से क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं स्ट्रोमा से। ये बन गया बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब क्या करें? अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो हमें चाहिए एक प्रोटॉन पंप। हमें क्या चाहिए? प्रोटॉन पंप। अब हमें एक बात और पता है कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? खैरो, मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है एक F0 पार्टिकल। याद करो ATP सिंथेज एंजाइम होता है। दिस इज, अब ये क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में भी होते हैं, क्योंकि ये F1 पार्टिकल क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में है, इसलिए हम इनको बोल देते हैं CFO। मतलब ये कौन सा पार्ट है बेटा? मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ पार्ट, दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन है।
ये प्रोटीन कहाँ मिलती है? मेम्ब्रेन्स के ऊपर, बोथ थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर। और ये क्या है बेटा? CF1। अब जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हुआ, प्रोटॉन को इधर अंदर की तरफ क्या किया जाएगा? अंदर की तरफ यहां से प्रोटॉन को पास करवाया जाएगा। जैसे ही प्रोटॉन यहां से पास करेंगे, जो हेड है इस इंटीग्रल प्रोटीन का, दैट थोड़ा सा रोटेट कर जाता है एंड इट अंडरगोज कन्फर्मेशनल चेंजेस एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, और क्या काम करता है? ये काम करता है बेटा एटीपी जनरेशन का। तो ये क्या करेगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके क्या बनवा देता है? एटीपी। तो हमारे पास क्या बन जाती है? एटीपी। ठीक है, डिड यू गेट? क्या आपको समझ में आया? हमने क्या समझा? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बेसिकली पूरा का पूरा जो केमिओस्मोसिस हाइपोथेसिस है, केमिओस्मोसिस का मतलब द मूवमेंट ऑफ, मतलब ऑस्मोटिक क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट है। यहाँ पे क्योंकि केमिकल्स मूव कर रहे हैं इसलिए केमिकल्स का मूवमेंट है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन स्ट्रोमा की तरफ जैसे मूव करेगा तो क्या होगा? एटीपी जनरेट करेगी। बिकॉज इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को देखो, यहां कम है यहां ज्यादा है, आपस में डिफरेंस है। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए हमें जब ये प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा थ्रू दिस मेम्ब्रेन, दे विल पास थ्रू दिस प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स कौन सी? CF0 इंटीग्रल प्रोटीन जो एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, CF1 दैट इज F1 पार्टिकल जो मेम्ब्रेन के बाहर है, दैट विल एक्ट एज एंजाइम एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एटीपी सिंथेटेज की तरह ये एंजाइम काम करता है, सिंथेज। ठीक है, तो ये क्या कर देगा? एटीपी बनवा देगा फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो केमिओस्मोसिस हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं? ठीक है, हमारे पास क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है? लेट अस अंडरस्टैंड दोज रिक्वायरमेंट्स आल्सो। ठीक है, चलो देखो, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस हमने समझा कि मेम्ब्रेन्स के ऊपर होता है, और इस टाइम किसकी मेम्ब्रेन है बेटा? इस टाइम हमारे पास थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये हाइपोथेसिस चल रहा है, सेम वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। देखो यहीं पे समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा क्या सीन होता है? ये मान लो मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। ठीक है, और हमें पता है क्रिस्टी जिनको बोलते हैं ना, इनके ऊपर हमें पता है कि F0 F1 पार्टिकल होते हैं, और यहाँ से ये हो गया बेटा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, यहाँ पे सारा ये प्रोसेस चलता है। बट इस टाइम मेम्ब्रेन कौन सी है बेटा? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, दैट इज हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। There is one difference though, here the protein accumulation is towards the inside of the membrane that is in the lumen. यहाँ पे जो प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन है वो ल्यूमेन की तरफ है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के बीच में था, राइट? In respiration, protons are accumulated in the intermembranous space of the mitochondria. मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे चल रहा है बेटा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में चल रहा है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बट यहां पे किसमें चलेगा बेटा? ये चलेगा ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, चलो अब देखो, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बना कैसे। वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उनका जो ट्रांसपोर्ट है ये डिटरमिन करने के लिए कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है। क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किस तरफ हो रही है? OEC किस तरफ है? ल्यूमेन की तरफ, इनसाइड द मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन जो वाटर की स्प्लिटिंग से प्रोड्यूस हुए वो अक्यूमुलेट कहाँ हो रहे हैं? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स में। ठीक है, वही सब कुछ लिखा हुआ है जो हमने समझा। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फोटो सिस्टम्स के थ्रू, प्रोटॉन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये क्यों होता है? बिकॉज जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का कौन है बेटा? ये
दिस इज फियोफाइटिन, दिस इज फियोफाइटिन। एनसीईआरटी नाम नहीं लिखती है बट यू शुड नो। विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ध्यान से देखो हमने कहाँ पे बनाया था, हमने कहाँ पे बनाया था, हमने देखो ये फियोफाइटिन थोड़ा हमने बाहर की तरफ बनाया था, ठीक है, फियोफाइटिन। तो एनसीईआरटी क्या बता रही है, सॉरी, फियोफाइटिन। तो व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है बेटा, फियोफाइटिन, विच इज आउटर साइड द मेम्ब्रेन, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। फियोफाइटिन ने किसको दिए, प्लास्टोक्विनोन को, ठीक है। क्विनोन क्या होते हैं बेटा, दीज आर बेसिकली द प्रोटोन कैरियर है, ना कि इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो फियोफाइटिन ने अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर को ना देकर किसको दिए, एक प्रोटोन कैरियर को। हेंस दिस मॉलिक्यूल, ये प्रोटोन कैरियर कौन हो गया बेटा, ये हो गया बेटा हमारा PQ, ये हो गया PQ। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स द प्रोटोन, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, PQ, फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते वक्त प्रोटोन कहाँ छोड़ दिया बेटा, ल्यूमन की तरफ छोड़ दिया, ठीक है। When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, अब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन हो गया, साइटोक्रोम B6F, ठीक है। The proton is released in the inner side or lumen side of the membrane. NADP reductase enzyme कहाँ है, स्ट्रोमा साइड पर of the membrane, along with electrons that come from the acceptor of the electron of PS1. Protons are necessary for the reduction of NADP plus NADPH. These protons are also removed from the stroma. मतलब कहने का ये स्ट्रोमा से तो रिमूव हो रहे हैं, PQ भी रिमूव कर रहा है स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स, और NADP भी रिड्यूस हो रहा है, वो भी स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को रिड्यूस कर रहा है, और ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स भरते जा रहे हैं बाय वाटर स्प्लिटिंग, बाय PQ के अंदर ल्यूमन में प्रोटॉन को पुश करने की वजह से, ठीक है, ओके। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेस व्हाइल इन द ल्यूमन देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ओके। जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in the pH in the lumen। देखो ल्यूमन में क्या सीन चल रहा है, ध्यान से देखो, ल्यूमन में ये चल रहा है बेटा, प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट। प्रोटॉन्स के बढ़ने से क्या हुआ, एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी मतलब यहाँ पे जो pH है, यहाँ पे ठहरो इसको थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से यहां क्या हुआ, pH डिक्रीज कर गई, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस साइन बढ़ते जा रहे हैं, दैट मीन्स बाहर क्या बढ़ रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, बाहर क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो ध्यान से देखो प्रोटॉन मोटिव फोर्स कैसे जनरेट हुई थी, प्रोटॉन का ग्रेडियंट, ठीक है, बाहर कम अंदर ज्यादा, pH अंदर कम बाहर ज्यादा, प्लस प्लस जो चार्ज है अंदर की तरफ ज्यादा, बाहर की तरफ नेगेटिव ज्यादा, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो तीनों शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स को जनरेट करने के लिए, ओके। तो अब क्या करेंगे बेटा अब हम क्या करेंगे, pH कम हो गई ल्यूमेन के अंदर, ठीक है, आगे आ जाओ। This gradient is important because it is the breakdown of this gradient। इस gradient को break करने से पहले, gradient लाओ तो सही है ना, पहले हम gradient बना रहे हैं, फिर हम उस gradient को break कर रहे हैं, जो क्या बनाएगा हमारे पास, ATP। अब ये जो gradient है ये कैसे break होगा, movement of protons across the membrane to the stroma through the transmembrane channel of CF0। वही F0 पार्टिकल जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है तो हमने इसको नाम दे दिया बेटा CF0 ऑफ द ATP सिंथेज। ये क्या है बेटा, एंजाइम। ATP सिंथेज एंजाइम क्या करेगा, इसके पास दो पार्ट्स है,
एक को बोलते हैं बेटा CF0, ये किसमें है, एम्बेडेड है इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हो रहा है बेटा, higher to lower concentration is diffusion. This diffusion is with the help of some channel protein. This is known as facilitated diffusion of protons across the membrane. और other portion क्या है बेटा, CF1, CF1 and protrudes बाहर की तरफ है, किसके, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के, faces the stroma. ये चीज हम सब समझ चुके हैं अभी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एटीपी सिंथेज है, देखो ये वाली कंडीशन है, ये क्या है बेटा, दिस इज ल्यूमेन, ये है मेम्ब्रेन, इस तरह से एम्बेडेड है, ये इसका जो हेड पोर्शन है, देखो इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है, केमिओस्मोसिस के लिए हमें चाहिए बेटा 4 कंडीशंस। एक तो चाहिए हमें इंटैक्ट मेम्ब्रेन, दिस इज नंबर 1, हमें चाहिए एक इंटैक्ट मेम्ब्रेन। दूसरा हमें चाहिए बेटा एक प्रोटॉन पंप, तीसरा प्रोटॉन पंप, ये जो ल्यूमेन में से प्रोटॉन्स को बाहर पुश करेगा। तीसरा चाहिए हमें बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट, और फोर्थ हमें चाहिए ये वाला एंजाइम एटीपी सिंथेज। ये है बेटा 4 रिक्वायरमेंट। आपसे अगर पूछे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर केमिओस्मोसिस हाइपोथेसिस, आप बोलेंगे इंटैक्ट मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एज वेल एज एटीपी सिंथेज। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को अगर बाहर पंप करना है उसके लिए चाहिए एनर्जी। टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स अंदर की तरफ है हमारे पास विद इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। एटीपी सिंथेज के पास एक चैनल होता है जो अलाउ करता है, ये चैनल है जिसके थ्रू प्रोटॉन्स, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस रिलीजेस इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट एटीपी सिंथेज एंजाइम, एटीपी बनाने के लिए catalyzes the formation of ATP. Along with NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reactions. कहाँ? Dark reaction. That means हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? We are talking about dark reaction, biosynthetic phase. तभी तो हमने बोला था dark reaction. Taking place in the stroma, responsible for fixing carbon dioxide and synthesis of sugars. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास ये वाली कंडीशन जनरेट होती है बेटा। देखो, अब देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा, मेम्ब्रेन है, PS2 पे लाइट फॉल कर रही है, ठीक है। वाटर की क्या हो रही है, वाटर की हो रही है बेटा स्प्लिटिंग, ठीक है। वाटर की स्प्लिटिंग, ये वाटर की स्प्लिटिंग से प्रोटॉन्स देखो ये कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं बेटा, ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। ये ETS चल रहा है, साइटोक्रोम B6F से PS से कहाँ जाते हैं बेटा, PS1 के पास, यहाँ पे NADPH स्ट्रोमा की तरफ, ये सारा क्या है, स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन्स कम होते जा रहे हैं NADPH बनाने में, ठीक है। प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये प्रोटॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, वाटर स्प्लिटिंग से एज वेल एज PQ से, ठीक है। तो अब जब ये पास करेंगे ATP इस चैनल पार्टिकल से, ATP सिंथेज वर्क करेगा और यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है, ATP। आप चाहें तो एक बार फिर से इस वाली डायग्राम को, ये जो हमारी पूरी पिक्चर है, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, एक बार सिंपल से रिवाइज करते हैं। PS2 मेम्ब्रेन के अंदर है, फियोफाइटिन आउटर साइड पे प्रेजेंट है, PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, फियोफाइटिन के पास जाते हैं, फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को, नहीं प्रोटॉन कैरियर को, प्रोटॉन कैरियर PQH2 बन गया। PQH2 ने प्रोटॉन्स ल्यूमेन के अंदर छोड़े और अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए बेटा, साइटोक्रोम B6F को देकर खुद वापस से PQ बन गया। साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन गए प्लास्टोसाइनिन, PS1 के पास गए, PS1 से FRS और क्या बन गया, NADP को रिड्यूस कर दिया NADPH बनाने में, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, NADP रिडक्टेज। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, यहाँ वाटर स्प्लिटिंग की वजह से ल्यूमेन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब इस ग्रेडियंट को ब्रेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए प्रोटॉन पंप, जो यहाँ से प्रोटॉन को पुश करेगा थ्रू दिस चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। और ये वर्क करेंगे, ATP सिंथेज एंजाइम है, कन्वर्ट कर देंगे ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ATP के अंदर, ठीक है।
तो ये आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा what we have discussed about the chemiosmotic hypothesis. Very important concept, right? Okay, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो आ जाओ, अब आ जाओ। हाँ जी, फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? यस होती है। क्लोरोप्लास्ट में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ऑल ऑफ दीज कर दो बेटा, ऑल ऑफ दीज। साइटोप्लाज्म हर ऑर्गेनेली का पार्ट तो होगा ही ना, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास डी। नेक्स्ट आ जाओ, केमियोस्मोसिस को क्या चाहिए? एक मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, ऑल ऑफ दीज आ गया। एक एटीपी सिंथेज भी लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33, Which in the following is incorrect about the cyclic phosphorylation? Cyclic, ध्यान रखना, PS1 इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन वापिस आ जाते हैं PS1 के पास। Which in the following is incorrect? पहले हाईलाइट कर लो बेटा, इनकरेक्ट ढूंढना है। Only PS1 is involved? Very good, एकदम सही है। It occurs only when light of wavelength beyond 680. Yes, हमें कितनी लाइट चाहिए? P700 पे वर्क करता है ये। Only synthesis of ATP occur? Yes. Synthesis of कहीं भी हमने NADPH नहीं बनाया साइक्लिक के अंदर, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर हमें रॉन्ग ही ढूंढना था, तो आंसर हो गया बेटा डी, ठीक है। देन आ जाओ, व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन? प्रोटॉन ग्रेडियंट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अंदर की तरफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। हाइड्रोजन कैरियर ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन, यस। NADPH reductase removes hydrogen ions या protons from the stroma for reduction of NADP+. तीनों बातें रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, which acts as a transmembrane channel? F0 of ATPase, F1 of ATPase, दोनों एक्ट करते हैं बेटा, ठीक है, ATPase। तो with this we have completed with our chemiosmotic hypothesis। हमारी नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर हम देखेंगे डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल समझेंगे, C4 साइकिल समझेंगे, C2 को भी समझेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। बट नाउ इट्स अ टाइम टू से thank you, but always remember that you have to learn with a smile.